अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल बाय उमेरा अहमद। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद टेस्ट लिखे और छोटी उम्र और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से एहतियात बताई। वहाँ से जैन हूर को नादिया बेगम के पास लेकर आया। वो हूर को देखकर बहुत खुश हुई, बहुत सारी दुआएं दी। खुशखबरी का पता चला तो बहुत सारी एहतियात का कहा और जैन को इसका ख्याल रखने की तलकीन की। अस्मा चूँकि अपने भाई के घर थी, एड्रेस लेकर हूर और जैन वहाँ पहुँचे। वहाँ बहुत खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया गया। हूर के मामू जैन से उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिले। सियासत और दूसरे मौज़ूआत पर बातों के बाद अच्छे माहौल में खाना खाया गया। अस्मा भी मुतमईन हो गई। आज उसे जैन से पहली बार मुलाकात की निस्बत बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लगा। सबसे बढ़कर उसकी आंखों में हूर के लिए मोहब्बत और केयर देखकर जो थोड़े बहुत वहम थे वो भी जाते रहे। एक अच्छी शाम गुजारकर वो लोग सबकी दुआओं के साथ अपने घर से रवाना हुए। आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, हूर ने बेड पर लेटते हुए जैन से कहा, जो पास ही बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। थैंक्स किस बात का स्वीट हार्ट, खुश रहा करो बस और एहतियात करो जिस चीज़ का डॉक्टर ने कहा है। जैन ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए हूर से कहा। जैन, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? हूर ने अचानक सवाल किया। जब तुम्हें पहली बार देखा था शायद तब ही हो गई थी। जैन कुछ सोचते हुए मुस्कुराती हुई आंखों के साथ जवाब देने लगा। वहाँ पर जब अस्पताल में तो तुम मुझसे टकराए थे, मगर उसके बाद तो तुम मुझसे जब भी मिलते डराते रहते, बल्कि अच्छा खासा डराया मुझे। ऐसे भी कोई मोहब्बत करता है भला? हूर ने पहली मुलाकात के बाद सारी मुलाकातों को याद करते हुए कहा। अस्पताल में हमारी पहली मुलाकात नहीं हुई थी और उस वक्त अस्पताल में भी तुम मुझसे टकराई थी, मैं तुमसे नहीं। मैं कोई डराता थोड़ी था, वो तो सिर्फ अपना हक जताता था। और ये बात सही कही, बिल्कुल बदतमीज़ मैं वाकया ही हूँ। जैन ने हूर के के गले में मौजूद दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रखते हुए कहा। अगर अस्पताल में हमारी पहली मुलाकात नहीं हुई तो फिर कहाँ हुई हमारी पहली मुलाकात? हूर का दिमाग इसी बात पर अटक गया तो जैन से पूछने लगी। ये मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम मुझे सोचकर बताओगी, जैन बराबर में लेटते हुए बोला। मुझे तो याद पड़ता है हम पहली दफ़ा अस्पताल में ही मिले थे, उससे पहले का तो मुझे कुछ याद नहीं पड़ता, हूर ने सोचते हुए कहा। दिमाग पर जोर डालो ज़रा, शायद कुछ याद आ जाए। जैन ने उसका हाथ अपने होंठों पर लगाते हुए बोला। नहीं, हमारा पहला टकराव अस्पताल में हुआ था और उसके बाद तुमने मुझे हमेशा डराने की ठानी थी। हूर ने बात ख़त्म की। तो अब डर नहीं लगता तुम्हें मुझसे? जैन ने कहने के बल बैठते हुए हूर से पूछा। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं लगता, हूर ने बहादुर बनते हुए बोला। जबकि लगना तो चाहिए, जैन उसके ऊपर झुकते हुए बोला और एक मासूम सी शरारत करके दूर हटा। ऐसे ही नहीं मैं तुम्हें फजूल इंसान कहती, हूर ने घूर कर कहा और आंखें बंद करके लेट गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग ख़त्म हुई थी तो वो तीनों अपने रूम में आए थे। इसी के मुतल्लिक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि पीए की कॉल आई। बिलाल ने रिसीव की। सर, कोई फैसल नामी बंदा शाह जैन सर से मिलना चाहता है, पीए ने बिलाल को बताया। ठीक है, इसको अंदर भेज दो, बिलाल ने पीए को जवाब देकर फ़ोन रखा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? फैसल ने रूम में आते ही मुहज़्ज़ब अंदाज अपनाते हुए सलाम किया। तुम तुम क्यों यहाँ आए हो? जैन ने हैरत से उसे देखा। उसकी पेशानी पर फैसल को देखकर बल पड़ गए। सर, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, इसलिए फ़ोन पर कांटेक्ट नहीं कर सका, आप दोनों से ये देने आया हूँ, फैसल ने एक इन्वेलप आगे बढ़ाते हुए कहा। ठीक है फैसल, तुम इस वक्त जाओ, हम बाद में बात करते हैं, अशर ने जल्दी से आगे बढ़कर इन्वेलप फैसल से लेते हुए कहा। मगर इसमें क्या है? बिलाल ने तजस्सुस से पूछा। बिलाल को साफ महसूस हुआ जैन और अशर कुछ छुपा रहे हैं, उसके सामने फैसल की बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ ज़रूर है। सर, इस लड़के के कुछ कागजात रह गए थे जिसे चंद घंटों के लिए फैसल बिलाल को बताने लगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा अशर ने क्या कहा है? बाद में बात होगी, जाओ अभी, जैन फैसल की बात काटते हुए बोला। ओके सर, माइंड क्यों कर रहे हैं, मैं तो इसी लिए देने आया हूँ, कहीं कोई ज़रूरी कागजात ना हो और आपके कुछ काम आ जाएं, चलता हूँ। फैसल मुंह बनाते हुए वहाँ से चला गया। अशर और जैन ने सुख का सांस लिया।
क्या हो रहा है और ये सब क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? बिलाल ने इन दोनों को देखते हुए संजीदगी से पूछा। अरे कुछ नहीं यार, थोड़े दिन पहले काम पड़ गया था तो इसी सिलसिले में आया था, अशर ने बात को टालते हुए जवाब दिया। बात को टालो नहीं अशर, कौन सा काम पड़ गया था फैसल ने, जबकि हम तीनों वो काम छोड़ चुके हैं जिसकी वजह से हमें फैसल की मदद लेना पड़ी। तो अब ऐसा कौन सा काम पड़ गया था तुम दोनों को, मुझसे क्या छुपा रहे हो? अब के बिलाल ने जैन की तरफ देखते हुए पूछा। यार बिलाल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों बात की खाल निकाल रहे हो बिला वजह? हम दोनों तुमसे भला क्यों कुछ छुपाएंगे? जैन की लंबी चौड़ी वजाहत बिलाल को मुतमईन ना कर सकी। जैन की लंबी चौड़ी वजाहत बिलाल को मुतमईन ना कर सकी। ठीक है, ये इन्वेलप मुझे दिखाओ, क्या है इसमें? बिलाल ने अशर के हाथ से इन्वेलप लेते हुए कहा। इसको खोल के देखा तो इसमें कागजात थे जिसमें ज़ीशान का नाम लिखा हुआ था। सिर्फ 2 सेकंड लगे इसको सारी कहानी समझने में। बिलाल ने हैरत से इन दोनों को देखा, अपना सर पकड़कर बैठ गया। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब तुम दोनों की कारस्तानी थी? बिलाल ने हैरत से पूछा। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। तुम लोगों को ज़रा भी एहसास है कि कितना बड़ा तमाशा लगाया तुम लोगों ने? बिलाल ने इनवलप फेंकते हुए जैन और अशर को झाड़ा और रूम से बाहर निकल गया। अशर और जैन एक दूसरे को देखते रह गए। हूर खाना बना रही थी कि मोबाइल पर मैसेज ट्यून हुई। मोबाइल अनलॉक किया तो जैन का मैसेज आया हुआ था। मैसेज पढ़कर हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मोबाइल रखकर वो चूल्हे की आंच हल्की करने लगी। दोबारा मैसेज टोन बजी, मिस यू। दोबारा मुस्कुराते हुए हूर ने गिलास में पानी निकाला तो कॉल आने लगी। हूर कॉल रिसीव करके नॉन स्टॉप शुरू हो गई। क्या तुम्हें अपने ऑफिस में और कोई दूसरा काम नहीं है बीवी को तंग करने और याद करने के अलावा? हूर अपनी बात मुकम्मल करके पानी पीने लगी। तुम शायद किसी और की कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, ये मैं बात कर रहा हूँ खिज़र। खिज़र जो कि बड़े खुशगवार मूड में हूर को कॉल कर रहा था, मगर हूर की चहकती हुई आवाज़, लहजे में मोहब्बत, वो यकीनन उसे जैन समझी थी। ये सोचकर खिज़र को घुटन का एहसास हुआ, जिसे छुपाते हुए इसने हूर से अपना तारुफ कराया। ओ खिज़र भाई, ये आप हैं? आई एम सॉरी, वो जल्दी में मैंने नंबर नहीं देखा, मैं समझी शायद जैन है। हूर को खिज़र की आवाज़ सुनकर पानी अपने हलक में फंसता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत वक्त के बाद बोली, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा भी। जब दिन रात एक ही शख्स का चेहरा आंखों के सामने रहे तो दिमाग में भी वही शख्स रहने लगता है। खिज़र बोला, आप ठीक कह रहे हैं खिज़र भाई, जब एक ही इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने हो तो दिल और दिमाग में भी वही शख्स बसता है और इसी के मुतालिक सोचना अच्छा लगता है। हूर ने खिज़र की बात से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने हूर, मगर इंसान उस वक्त अपने आप को खुशकिस्मत तसव्वुर करे जब सामने वाला भी आपके लिए ऐसे ही जज्बात रखता हो और आपके जज्बात की कदर करता हो। खिज़र ने उसको कुछ जताना चाहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं खिज़र भाई? हूर को खिज़र की बात समझ ना आई, नापसंद। तभी उसने साफ लफ्ज़ों में खिज़र से पूछा, सादा सी बात है, इतनी मुश्किल भी नहीं जो तुम्हें समझ में ना आई हो। तुमने उस शख्स को दिल और दिमाग में जगह दी है जो तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं करता। खिज़र बोला, ये आप कैसे कह सकते हैं? हूर को खिज़र की बातें नागवार गुजरी। जो शख्स तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने ना देता हो, तुम्हें मोबाइल पर उनसे बात नहीं करने देता, तुम घर आओ तो ये खौफ रहता है तुम्हारे शौहर आ गया तो क्या होगा। जाहिर सी बात है वो शख्स तुम्हारे जज्बात और एहसासात की क्या कदर करेगा और क्या तुमसे मोहब्बत करेगा। खिज़र ने लगी लिपटी रखे बगैर हूर को वाज़िया जवाब दिया, मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसे मेरे जज्बात और मेरे एहसासात की कदर भी है, मगर मैं हर किसी को इस बात की वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझती। हूर ने बुरा मानते हुए मगर दो टोक अंदाज में खिज़र से बात की। तो फिर ठीक है मिसिस जैन, आप अपने शौहर से इजाज़त लेकर कल अपने घर के करीब रेस्टोरेंट में अपने कज़न से आपके जज्बात और एहसासात की कदर करते लविंग हस्बैंड मिलने आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका कज़न होते हुए मुझे मिलने की खुशी से इजाज़त दे देगा। ज़ाहिर बात है प्यार करता है तुमसे, इनकार तो नहीं करेगा तुम्हारी बात को। मेरा घर आना शायद उसे पसंद ना आए, इसलिए मैं तुम्हारा 5 बजे इंतज़ार करूँगा। अपनी बात कह के खिज़र ने कॉल काट दी और हूर वहीं की वहीं बैठी रह गई।
ये क्या मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है खिज़र भाई। मैं बाहर जाकर कैसे मिल सकती हूँ खिज़र भाई से? क्या करूँ अब, मना करूँ कैसे इन्हें? हाँ ठीक है, उसने मोबाइल उठाया, मगर क्या कहूँगी उनसे? उन्होंने तो यही कहना है कि ज़ैन ने इजाज़त नहीं दी, मेरी बात की वैल्यू नहीं है। उफ़, मैं क्या करूँ? किस मुश्किल में डाल दिया। क्या ज़ैन से बात करनी चाहिए मुझे? मगर ज़ैन से बात करना तो अपनी शामत लाने के बराबर है। उसे तो कुछ भी नहीं बता सकती। अगर नहीं जाऊँगी तो हमेशा के लिए खिज़र भाई के दिल में ये बात रह जाएगी कि मेरा शौहर शक्की है, मुझे मिलने नहीं देता। तो अब क्या करूं? एक ही हल है, अगर मैं ज़ैन को बता दूं। वैसे भी ज़ैन तो 7 बजे घर आता है, जब तक तो मैं वापस आ जाऊंगी। और खिज़र भाई को भी एक दफ़ा रूबरू जताना ज़रूरी है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश और मुतमईन हूँ। आधे घंटे की तो बात होगी, मैं वापस आ जाऊंगी। ज़ैन को क्या पता चलेगा? हूर कल का प्लान बनाने लगी, ये सोचे समझे बिना कि यह कदम उसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान ला सकता है। खिज़र फ़ोन रखकर मुतमईन हो गया। उसे यकीन था चाहे कुछ भी हो जाए, हूर वहाँ ज़रूर आएगी, उसे अपना सो कॉल्ड हस्बैंड को सही साबित करने के लिए। और कल हूर, मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर की असलियत के साथ साथ अपने जज्बात की सच्चाई से भी आगाह कर दूंगा। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। मिस्टर शाहजैन, तुमने हूर को मुझसे छीना है, अब मेरी बारी है, तैयार रहो। और हूर, तुमने सही कहा था, जब इंसान की आंखों के सामने एक ही चेहरा नज़र आए तो दिल और दिमाग में भी वही बसता है। अब कल के रोज़, हर रोज़ तुम्हें सिर्फ खिज़र मुराद का चेहरा नज़र आएगा। मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी कि तुम्हारे दिल और दिमाग में मैं ही बसूं। खिज़र ने मुस्कुराते हुए सोचा, मगर ये भूल गया था मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, और वो हूर को ज़ैन से हो गई थी। बिलाल ऑफिस से घर आया तो फिज़ा को तैयार देखा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज क्या बिजलियां गिराने का इरादा है? वो शौक लहजा अपनाते हुए बोला। पहले कभी तुम पर बिजलियां गिरी हैं जो आज गिरेंगी? फिज़ा बालों को ब्रश करते हुए कहने लगी। तुम्हें क्या पता कब कब और कितनी बार इस दिल पर बिजली गिरी है? वो फिज़ा के करीब आते हुए बोला। अच्छा, काफ़ी हैरत हुई सुनकर। फिज़ा हैरत का इजहार करते हुए दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। और अगर मैं अपना हाल दिल सुनाने बैठ जाऊं तो तुम्हें हैरत से पत्थर बन जाना चाहिए। बिलाल ने फिज़ा के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। बिलाल, मुझे तुम्हारे दिल के हाल से कोई गर्ज नहीं है, और पत्थर तो मैं उसी दिन बन गई थी जब मैंने निकाहनामा पर साइन किए थे। फिज़ा ने अपने कंधों से बिलाल का हाथ को झटकते हुए कहा। फिज़ा, क्या हम पुरानी सारी बातों को भूल कर नई ज़िंदगी का आगाज़ नहीं कर सकते? बिलाल ने प्यार से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए नरम लहजे में कहा। एक मजबूर इंसान के मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। फिज़ा रूम से जाने लगी। फिज़ा, बस बहुत हो गया, अब ख़त्म करो यार ये सब। बिलाल ने फिज़ा को दोनों बाजों से थामते हुए कहा। मैं भी तो यही कह रही हूँ, बहुत हो गया, अब बस करो बिलाल। रेडी होकर नीचे आ जाओ, मामू के घर जाना है आज। फिज़ा ने अपने बाजू बिलाल के हाथों से छुड़ाते हुए कहा और बाहर निकल गई। बिलाल उसे देखता रह गया। आज जैन काफ़ी लेट घर आया। रात का खाना खाकर वो अपना लैपटॉप संभाल कर बैठ गया, जबकि वो शाम से ही खिज़र से होने वाली बात का सोचे जा रही थी। दिमाग उसी तरफ मुसलसल लगा हुआ था। हूर की घड़ी पर नज़र पड़ी तो 12 बजने वाले थे। वो सोने की नीयत से आंखें बंद करके लेट गई। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। थोड़ी देर बाद हूर को जैन की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। हूर ने आंख खोलकर हैरत से जैन को देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बर्थडे है? यकीनन तुम्हें मामा ने बताया होगा। आज शाम से मुसलसल टेंशन में वो अपनी बर्थडे ही भूल गई। सब टेंशन को एक तरफ रखकर उस पर लानत भेजकर वो उठकर बैठ गई। मामा क्यों बताएंगी? मुझे पहले ही पता है कि आज के दिन तुम्हारा बर्थडे होता है। जैन ने उठकर दराज से छोटा सा हार्ट शेप डिब्बा निकाला। उसमें से डायमंड रिंग निकालकर हूर को पहनाते हुए कहा। फिर मेरी बर्थडे का यकीनन तुम्हारे मुवक्किलों ने बताया होगा। और ये रिंग बहुत प्यारी है, थैंक यू। हू ने रिंग देखते हुए मुस्कुराकर कहा। और इस रिंग के बदले मुझे क्या मिलेगा? जैन ने आंखों में शरारत लिए हुए हूर से पूछा। जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल चुका है। ये तुम मुझे पहले ही कह चुके हो, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम इस बात का जवाब दो। हूर ने आंखें घुमाते हुए कहा और आखिरी बात पे मुंह बनाया। क्या बात का जवाब चाहिए स्वीट हार्ट? क्या पूछना है तुम्हें? जैन ने हूर के होंठ के नीचे तिल को अंगूठे से सहलाते हुए पूछा।
यही पूछना है कि मेरी बर्थडे का तुम्हें कैसे पता चला। हूर की सुई अभी भी वहीं अटकी थी। तुम्हारी बर्थडे का ना मुझे किसी जासूस ने बताया है, ना मुवक्किलों ने, ना ही तुम्हारी मामा ने, बल्कि ये बात तुमने मुझे अपने बचपन में बताई थी। इतनी जल्दी भूल गई हो तुम परी। जैन ने करीब आकर उसके गालों को छुआ। हूर एकदम करंट खाकर पीछे हटी। पीछे हटने की वजह जैन का उसके करीब आना नहीं, बल्कि इसको परी कह के मुखातिब करना था। कितने सालों बाद आज किसी के मुंह से अपने लिए ये नाम सुन रही थी। मैं परी तो नहीं हूँ। बचपन की तरह हूर ने आज भी जैन से हैरत से कहा। वो ट्रांस की कैफियत में जैन को देखने लगी। मगर मुझे तो तुम परी ही लगती हो। जैन ने मुस्कुराकर बचपन में उससे कही हुई बात को दोबारा दोहराया। शाह, हूर ने जेरे लब बड़बड़ाया। बिलाल और फिज़ा अपने मामों के घर पहुंचे। आज रात वो लोग वहां खाने पर मदऊ थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर फिज़ा ने नोट किया सलवा मामू की बेटी बिलाल से ही बातों में लगी हुई थी और काफ़ी चहक चहक कर बातें कर रही थी। फिज़ा को आज सलवा पहले से ज़्यादा जहर लगी। वो हमेशा से ही बिलाल से ऐसे फ्री होने की कोशिश करती थी। ये अलग बात थी कि बिलाल इसको लिफ्ट नहीं करवाता था, मगर आज फिज़ा को जिस बात पर गुस्सा आ रहा था वो ये कि बिलाल ना सिर्फ सलवा की बातों का जवाब दे रहा था, बल्कि मुस्कुरा मुस्कुरा कर खुद भी बातें कर रहा था। किस बात पर थोड़ा बड़ा बना हुआ है? तुम किसी के घर आई हो। किस बात पर थोबड़ा बना हुआ है? तुम किसी के घर आई हो तो अपने चेहरे के जाविये तो ठीक रखो, कम से कम स्माइल ही दे दो। बिलाल ने फिज़ा का फूला हुआ मुंह देखते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा। किस बात पर स्माइल दूं? कोई कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ पर, और तुम्हारे चेहरे पर क्यों बार बार मुस्कुराहट आ रही है? कौन सी खुशियाँ मिली हैं तुम्हें यहाँ आकर? अपनी ये बत्ती अंदर रखो। फिज़ा जो काफ़ी देर से भरी बैठी थी, बिलाल के बोलने पर आहिस्ता आवाज़ में फट पड़ी और बिलाल फिज़ा को घूरता रह गया। खाने का दौर चला तब भी सलवा एक एक डिश उठाकर बिलाल को देने लगी। फिर फिज़ा के सब्र का पैमाना लिबरेज होने लगा। सलवा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिलाल को जो भी चाहिए होगा मैं उसे दे दूँगी। वो उसकी पसंद नापसंद को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम आराम से अपना खाना खाओ। फिज़ा मुस्कुराते हुए मगर जताने वाले अंदाज में सलवा को देखते हुए बोली, और सलवा की बढ़ाई हुई शामी कबाब की प्लेट दूसरी साइड पर रखकर बिलाल की प्लेट दूसरी चीज़ों से भरने लगी। मगर मुझे तो शामी कबाब खाने हैं। बिलाल हल्की आवाज़ में मनमनाया। चुप करके जो प्लेट में भरा है वो खाओ। वो टेबल के नीचे अपना साइड वाला पाँव बिलाल के पाँव पर जोर से मारते हुए बोली। बिलाल ने नज़र उठाकर सलवा को देखा, जिसके तासुरात ऐसे थे कि वो अभी फिज़ा को कच्चा खा जाएगी, मगर मजबूरी में वो मुस्कुरा रही थी। बिलाल अपनी प्लेट की तरफ झुक गया। क्या हुआ? आज खाने में मवानी ने इतनी भी मिर्चें नहीं डाली थी जितनी तुम्हें लग गई थी। बेडरूम में आते ही बिलाल अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए फिज़ा से बोला। क्या कहा तुमने? मुझे मिर्चें लगी थी? बिलाल मसूद, फिज़ा मिर्चें लगाने वालों में से है। फिज़ा ने बिलाल को घूर कर कहा। बिजनियाँ लगाना, मिर्चें लगाना, माशाल्लाह से सारी क्वालिटीज़ हैं मेरी बेगम में। बिलाल पुरशौक नज़रों से फिज़ा को देखते हुए बोला। फ़िलहाल तो मेरा आग लगाने को दिल चाह रहा है उस सलवा की बच्ची को। किस खुशी में तुम ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर उस चुड़ैल से बातें किए जा रहे थे? फिज़ा बाकायदा कमर पर हाथ रखकर लड़ने वाले अंदाज में बिलाल से पूछने लगी। किसी के घर गए थे या अब तुम्हारी तरह किसी के घर गए थे क्या? अब तुम्हारी तरह मुंह बनाकर बैठे तो नहीं रह सकते? और सलवा बेचारी तो अदब से मेज़बानी निभा रही थी। बिलाल को फिज़ा का इस तरह जलना बहुत मज़ा दे रहा था। सलवा और बेचारी एक नंबर की छिछोरी है। वो उसका तो बस नहीं चल रहा था, वो खाने की डिश बढ़ाने की बजाय तुम्हें अपने हाथों से ही खाना खिलाना शुरू कर दे। फिज़ा ने जलकर कहा। अच्छा, तो इतनी देर से तुम ये सोच सोच कर जल रही हो? बिलाल ने फिज़ा को अपने करीब करते हुए कहा। मैं तो अपनी जूती को भी ना जलने दूं उस चुड़ैल से, और तुम्हें भी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, दूर हटो। फिज़ा बुरी तरह तप चुकी थी। उसने बिलाल को खुद से दूर करते हुए कहा और अपनी चादर और तकिया लेकर सोफे पर चली गई। शाह, हूर ने हैरत से पूरी आंखें खोलकर जैन को पुकारा, और जैन वहीं अपनी आंखों में महसूस चमक लिए हुए मुस्कुराकर हूर के हैरत ज़दा फेस एक्सप्रेशंस एंजॉय कर रहा था। परी का शाह।
हूर को नरमी से बाहों में लेते हुए कहने लगा, तुम शाह हो शाह जैन, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं क्यों नहीं पहचान सकी तुम्हें। उफ, तुम पहचानते थे ना मुझे, पहले जानते थे ना, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तुम्हें आज तक कितना फजूल इंसान समझती रही, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा फजूल निकले। हूर जैन की बाहों में नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई, मगर आखिरी बात पर अलग होते हुए उसने हल्का सा जैन के सीने पर मुक्का मारा, जिस पर कमरा जैन की कहकहे से गूंज उठा। मैंने तो अभी ये बात तुम्हारी बर्थडे पर सोच कर बताई कि तुम बदले में मुझे ढेर सारा प्यार करोगी, मगर तुम तो तशद्दुद पर उतर आई हो मेरी जालिम परी। जैन अपना सीना सहलाते हुए बोला, प्यार चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगी। तुम ये सोच रहे थे अब तक मुझे इतना ढेर सारा परेशान किया, मुझ पर ढेर सारा गुस्सा किया, और तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए ये तवक्का कर रहे थे तुम। हूर बेड पर पड़ा हुआ तकिया उठाकर जैन को मारने लगी, जिसे जैन ने पकड़ लिया और वापस तकिया बेड पर रखते हुए हूर को इस पर लेटाया और इस पर झुकते हुए कहने लगा, और जो ढेर सारा प्यार किया है उसका क्या। जैन ने संजीदगी से पूछने पर हूर की पलकें एकदम झुकी और लब मुस्कुराए। ये चेहरा जैन की नज़र में इस दुनिया का सबसे हसीन चेहरा था। मुझे एक बात हमेशा कंफ्यूज करती है, तुम वाकई हसीन हो या सिर्फ शाह जैन को ही इतनी हसीन लगती हो। वो हूर की पलकों पर अपने होंठ रखते हुए हूर से पूछ रहा था। तुम्हें पता ही नहीं चला तुम कब से मेरे लिए और इस दिल के लिए इतनी ज़रूरी हो गई। जब तुमसे जुदा हुआ तो ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बाबा की डेथ के बाद मेरा और अम्मा का आजमाइश का दौर शुरू हो गया। हम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा, मगर अपनी परेशानियों में उलझन में भी ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। और जब अस्पताल में तुम्हें अपने सामने देखा तो एक लम्हे को मुझे यकीन नहीं आया कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। इस वक्त बुरी तरह शौक की कैफियत में था। मुझे यकीन नहीं आया कि दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं। मगर फिर खिज़र तुम्हारा हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया तो मेरे अंदर बहुत कुछ टूट सा गया। तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना, मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। मैंने कहा था ना मेरा इंतज़ार करना। जैन हूर के होंठ के नीचे तिल को अंगूठी से सहलाते हुए इससे शिकवा कर रहा था। और हूर क्या बोलती, वो तो यकटक उसे देखे जा रही थी। उसने तो सोचा भी नहीं था जैन उसका शौहर शाह हो सकता है, उसके बचपन का दोस्त, और उससे आज इस तरह अपने मोहब्बत का इकरार करेगा। ये एहसास ही उसके लिए नया और बहुत खुशगवार था। और फाइनली उस देव ने अपनी परी को कैद कर लिया, कभी ना आज़ाद करने के लिए। संजीदगी से बात करते हुए आखिर में जैन ने शौक लहजे में कहा, जिस पर हूर भी मुस्कुरा दी। और अब उस परी को भी उस देव से उसके कैद खाने से मोहब्बत हो गई थी। वो खुद भी कभी आज़ाद नहीं होना चाहेगी। हूर ने बहुत आहिस्ता कहा, जिस पर जैन ने सरशारी से मुस्कुराते हुए हल्के से उसके माथे पर अपना माथा टकराया। आई लव यू परी, वो हूर की गर्दन पर झुकता हुआ बोल रहा था। हूर जैन की पनाहों में अपने आप को खुश नसीब तसव्वुर कर रही थी। उस रात काफ़ी देर तक इन्होंने ढेर सारी अपनी बचपन की बातें की और इस तरह एक नया खूबसूरत एहतताम हुआ। उठ जाओ स्वीटहार्ट, सुबह हो गई है कब की, जैन ने हूर के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा। शाह सोने दो प्लीज़, ऐसा करो तुम भी सो जाओ। हूर अभी तक नींद में थी और नींद में ही उसको भी मशवरा दिया। जैन ने शाह तक का सफ़र इसने कल रात को ही तय कर लिया था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, तुम ये बताओ तुम उठकर नाश्ता कर रही हो या नहीं। जैन का लहजा नरम था लेकिन अंदर से सख्त था। तो हूर ने आंखें खोली। शाह तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो, मुझे नींद आ रही है, हूर ने बेचारगी से देखते हुए कहा। ये डायलॉग्स बाद में बोलना, जल्दी से नाश्ते के लिए टेबल पर आओ, फिर मेडिसिन भी लेनी है तुम्हें। वो हाथ में घड़ी पहनते हुए मसरूफ़ अंदाज में कह रहा था। केयरिंग तो वो उसके लिए पहले ही था, मगर प्रेगनेंसी का सुनकर वो मज़ीद बच्चों की तरह उसकी केयर करने लगा था। नाचार हूर को मुंह बनाते हुए उठना पड़ा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम बिलाल और फ़िज़ा को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर लें। खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे क्या? क्या ख्याल है तुम्हारा? जैन ने चाय का सिप लेते हुए हूर से मशवरा लेना चाहा। हूर नाश्ता करते हुए मुसलसल यही सोचे जा रही थी कि खिज़र को कैसे मना करे या फिर जैन को बताना ठीक रहेगा खिज़र के बारे में। मगर फिर वही मसला, जैन क्या रिएक्ट करेगा। जो भी था अब जैन के गुस्से से डरती थी। शाह को बताने से बेहतर है कि मैं खिज़र भाई को खुद ही फ़ोन करके मना कर दूँ। नॉक नॉक।
कहाँ गुम हो स्वीट हार्ट? जैन ने हूर का हाथ थपथपाते हुए कहा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, ऐसा ही कर लेते हैं, हूर ने गायब दिमागी में जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो गया हूँ। तुम मेडिसिन ले लेना याद से, ख्याल रखना अपना। वो चाय का कप रखकर उठ के जाने लगा। शाह, हूर ने जैन को पुकारा। हाँ बोलो। जैन वापस पलटा। तुम मुझसे प्यार करते हो? हूर ने हूर को खुद समझ नहीं आया उसने जैन से पूछा है या उसे बताया है। क्या बिल्कुल अभी भी सबूत चाहिए? वो शरारत से बोला। नहीं, ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो। हूर उसकी आंखों में शरारत देखते हुए बोली। ओके, ख्याल रखना अपना अपना भी और इसका भी। हूर के माथे पर वो लब रखकर वो तीनों ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे। बिलाल ने उस दिन के बाद इस मौजू पर जैन या अशर से कोई बात नहीं की थी, बल्कि ऑफिस के काम के अलावा वो इन दोनों से कोई ख़ास बात कर ही नहीं रहा था। अभी भी इन तीनों के दरमियान खामोशी थी जिसे अशर की आवाज़ ने तोड़ा। उस दिन जो भी कुछ मैंने और जैन ने किया वो तुम्हारा सोच कर किया था, तुम्हें खुश देखने के लिए। हम ये सोच रहे थे कि तुम फ़िज़ा भाभी से इतनी मोहब्बत तो करते हो कि अगर कभी तुम्हें उस हकीकत का पता भी चला कि ज़ीशान को हमारे कहने पर कि ज़ीशान को हमने इस तरह अगवा कराया था, तो तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी दोस्ती निभाई। मगर अब मुझे लगता है रियलाइज़ फैसल ने उठाया है। तुम इस बात को है कि हमने वाकई गलत किया। अशर ने संजीदगी से बिलाल से कहा। कर ली तुमने बकवास, या और भी कुछ कहना है अभी? बिलाल ने भी उसकी संजीदगी से अशर से पूछा। ठीक ही तो कह रहा है वो, अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नहीं उठाना चाहिए तो उस बेचारे ज़ीशान को। जैन ने भी अशर की साइड लेते हुए कहा। मुझे लग रहा है कि आज तुम दोनों ने मेरे हाथों से पिटने का दिल चाह रहा है, जो फजूल में बकवास किए जा रहे हो। बिलाल ने अब जैन को देखते हुए कहा। ओ भाई, तो फिर साफ बता, कब तक ये रूठी हुई हसीनाओं की तरह मुंह लटका कर रहने का इरादा है? यहाँ कोई मनाने वनाने का चक्कर नहीं है, खुद ही इंसान बन जाओ। अशर ने सारी इखलाकियात एक तरफ करते हुए बिलाल को असलियत दिखाने में देर नहीं की, जिस पर बिलाल अशर को घूरता रह गया, जबकि जैन ने बाकायदा हंसी छोड़ दी। कसम से वो 2 दिन से ये जितने नखरे दिखा रहा है, इतने नखरे तो मैं अपनी बीवी के बर्दाश्त न करूं। गलत वक्त पर अशर की ज़ुबान फिसली, जिसे वो दांतों तले दबा गया। फजूल में ना हाँका करो अपनी, कोई नाराज़ बराज नहीं हूँ मैं तुम दोनों से, और ना ही कभी हो सकता हूँ। हाय हाय दादा, ये तुम्हें बीवी आज कैसे याद आ गई, जो अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी इत्तला के मुताबिक आई तो है नहीं? बिलाल ने अशर को देखते हुए कहा। बिल्कुल बिलाल, मैं भी यही बात पूछने वाला था। अच्छा सवाल किया। बीवी का यहाँ क्या जिक्र? बेसबब तो कोई जिक्र नहीं करता, यकीनन दाल में कुछ काला है। जैन ने भरपूर अदाकारी करते हुए बिलाल से कहा, जिस पर अशर का दिल चाहा कि वो एक ज़ोरदार मुक्का जैन के मुंह पर झड़ दे। अरे यार, गलती हो गई, माफ़ कर दो, ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ो इस टॉपिक को, चलो वापस। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कल के प्रोजेक्ट के लिए। अशर ने जल्दी से बात घुमानी चाहिए। हाँ, मगर तुम्हारी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट तो प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, उसको छोड़ो। मुझे और बिलाल को ये बताओ कि अकेले में किस ख्यालों में सोचकर मुस्कुराया जाता है? जैन उसे आज कहाँ बख्शने वाला था? इसने भरपूर खबासत का मुजाहरा करते हुए अशर की टांग खींची। यार, ये देख रहा है, आज दूसरी बार तेरे आगे हाथ जोड़े हैं मेरे भाई। मुझसे आज तक जो गलतियां हुई हैं मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। अशर ने दोनों हाथ जैन के आगे जोड़ते हुए बेचारगी से कहा। चलो अभी ना सही, फिर कभी सही, माफ़ किया आज तो, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अशर लंबा सांस खींचकर रिलैक्स हुआ और घूर कर अपने सामने बैठे हुए इस खतरनाक आदमी को देखा, जो अभी भी अशर को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जबकि बिलाल इन दोनों की गुफ्तगू को मजाक समझते हुए कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ था। मैसेज टून बजने पर जैन ने टेबल पर पड़ा हुआ सेल उठाया और मैसेज देखने लगा। हूर ने बहुत सोचते हुए खिज़र से मिलने का फ़ैसला किया और खिज़र को फ़ोन करके मना करने का सोचा। हेलो खिज़र भाई, कॉल रिसीव करते हुए हूर ने कहा। हाँ बोलो हूर, फिर तुम नहीं आ रही हो क्या? खिज़र ने छूटते ही हूर से सवाल किया। मतलब?
हूर गड़बड़ा गई कि खिज़र को कैसे पता चला उसने प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कॉल की। मतलब साफ़ है हूर, तुम्हारे इस कंजर्वेटिव शौहर ने मना कर दिया होगा। मैं खूब जानता हूँ ऐसे इंसानों की मेंटालिटी को। नहीं, मैंने ये बताने के लिए आपको कॉल की थी कि मैं सही 5 बजे आपकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाऊँगी। हूर ने खिज़र की बात सुनकर उसको जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं 5 बजे तुम्हारा वेट करूँगा। खिज़र कॉल डिस्कनेक्ट करके मुस्कुराने लगा। हूर खिज़र को बताते हुए रेस्टोरेंट में सही वक्त पर पहुंच गई, मगर अब घर से निकलने के बाद उसको गिल्ट फील हो रहा था। शायद उसने ठीक नहीं किया, मगर उसने सोचा कि आज वो खिज़र भाई से 2 टोक बात करेगी कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और इसे अपनी ज़िंदगी जीने दें। हूर, मैं यहाँ हूँ। वो अपनी सोचों में मगन थी। खिज़र की आवाज़ पर मुड़ी। कैसे हैं आप? हूर ने संजीदगी से पूछा। मुस्कुराहट या खुशी की इसके चेहरे पर रमक भी नहीं थी। ये चीज़ खिज़र ने नोट की। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आओ बैठो। खिज़र ने खैरियत पूछने के साथ ही चेयर पर बैठने का इशारा किया। मैं यहाँ पर बैठने तो नहीं आई हूँ खिज़र भाई, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ। हूर, प्लीज़ बैठो, आराम से बात करते हैं ना। हूर की बात मुकम्मल होने से पहले खिज़र ने हूर को अपनी मखसूस नरम लहजे में कहा, जैसे वो हमेशा हूर से बात किया करता था। न चार ही सही हूर को बैठना पड़ा। वे वैक लगी हुई है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वीक लग रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? खिज़र ने हूर को देखते हुए कहा। ऐसे ही नज़र का धोखा होगा आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है मेरी। हूर बस वहाँ से जल्दी जाना चाहती थी। उसको घबराहट शुरू हो गई। मेरी नज़र तुम्हारे मामले में कभी धोखा नहीं खा सकती। खैर, तुम कह रही हो तो ठीक कह रही होगी। खिज़र ने उसको जताया। आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया है खिज़र भाई? हूर जल्दी से काम की बात करके वहाँ से निकलना चाहती थी। खिज़र ने उसको जवाब देने की बजाय वेटर को इशारा किया, जो कि रेड फ्लावर का एक खूबसूरत बुके और एक केक लेकर आया। हैप्पी बर्थडे हूर। खिज़र मुस्कुराकर बोला तो हूर को अपने एटीट्यूड पर अफसोस होने लगा। थोड़ी देर पहले छाई हुई बेजारी कहीं गायब हो गई। वो उसका कज़न था जो हर साल उसकी बर्थडे याद रखता था, हमेशा उसके काम आता था, उसका ख्याल रखता था। आज वो कैसे अपनी ज़िंदगी में मगन होकर उससे बेरुखी बरत रही थी। उसे मज़ीद शर्मिंदगी ने आ घेरा। आपको आज मेरा बर्थडे याद है? उसने मुस्कुराकर खिज़र से पूछा। इससे पहले क्या कभी भूला हूँ? खिज़र ने नाइफ हूर के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। हूर ने केक काटा। खिज़र ने एक छोटा सा टुकड़ा हूर को खिलाने के लिए आगे बढ़ाया। हूर ने झिझकते हुए मुंह खोला ही था, आने वाले ने ज़ोर से खिज़र का हाथ झटका। केक का टुकड़ा उछलता हुआ दूर जा गिरा। उससे पहले हूर देखती एक ज़ोरदार चांटा हूर के मुंह पर पड़ा, जिससे हूर का दिमाग घूम गया। धुंधलाहट आंखों से कम हुई तो सामने वाले का चेहरा वाजिया हुआ, जिसे देखकर उसको सांप सूंघ गया। जैन आंखों में बेयकीनी लिए हूर को गुस्से में घूर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? इससे पहले खिज़र जैन की तरफ बढ़ता, जैन ने खिज़र का गिरेबान पकड़कर जोरदार मुक्का खिज़र के मुंह पर जड़ दिया। सारे लोग तमाशा देखने में मसरूफ़ थे। वेटर्स करीब आए, मगर जैन के तेवर देखकर वहीं रुक गए। ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी वार्निंग है, मेरी बीवी से दूर रहना तुम। जैन शहादत की उंगली उठाए खिज़र को वार्न करता हुआ हूर की तरफ मुड़ा। गुस्से से उसको देखा, उसका हाथ खींचते हुए तेज़ कदम आगे बढ़ाने लगा और हूर किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह उसके साथ चलने लगी। जैन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हूर को पटकने के अंदाज में अंदर फेंका और ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगा। 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करके वो अपार्टमेंट में पहुंचा। दोबारा हूर का हाथ खींचकर उसने गाड़ी से बाहर निकाला। हाथ की गिरफ्त में सख्ती इस कदर थी कि हूर को महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डी ही ना टूट जाए, मगर वो बिना उफ किए हुए उसके साथ चलती जा रही थी। खौफ के मारी उसकी ज़ुबान तालू से चिपकी हुई थी। बेडरूम में लाकर बेदर्दी से हूर को बेड पर फेंकने के अंदाज में बिठाया। हूर का चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद हो चुका था, सारे जिस्म का खून खुश्क हो चुका था। क्या बकवास की थी मैंने तुमसे उस दिन कि मुझसे झूठ और धोखा नहीं पसंद? बोला था कि नहीं? जैन उस पर झुकता हुआ उसका मुंह पकड़ते हुए हूर से पूछ रहा था। जैन की उंगलियां हूर के गालों में बुरी तरह गड़ रही थी। जवाब दो। जैन बुरी तरह धाड़ा। उसकी आवाज़ पूरे फ्लैट में गूंजी। हूर को वो अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। बोला था, हूर ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया। तो कैसे दिया तुमने मुझे धोखा? क्यों गई उससे मिलने? जैन ने हूर का मुंह झटके से छोड़ा तो वह बेड पर लेटने के अंदाज में गिरी।
दर्द और खौफ से हूर की आंखें एक लम्हे के लिए बंद हुई, मगर जो आंखें खुली तो हैरत से वहीं साकत रह गईं। जैन के हाथ में उसका बेल्ट था। आगे की सोच से हूर बुरी तरह कांप गई। जैसे ही जैन ने बेल्ट वाला हाथ उठाया, शाह प्लीज़ नहीं, हूर आगे हाथ जोड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जैन का बेल्ट वाला हाथ वहीं हवा में रुक गया। वो अभी भी लब बिंचते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए देख रहा था। हूर ने गुस्से में बेल्ट खींचकर दीवार पर दे मारा। हूर उससे भी बुरी तरह डर गई। वो लाल अंगार होती आंखों से हूर को घूरते हुए कमरे से बाहर दरवाज़ा बंद करके चला गया। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से पूरे घर की दीवार कांप गई और हूर भी। हूर औंधे मुंह होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब तक तानिया भागते हुए किचन में पहुंची, फिज़ा ज़मीन बोस हो चुकी थी। यह क्या कर रही थी तुम ऊपर चढ़ के, बेवकूफ़ खातून? ये स्टूल तो पहले ही माशाल्लाह से ऊपर, इस पर तुम चढ़ गई, तानिया ने फिज़ा की अकल पर मातम करते हुए कहा। तानिया, मैं गिरी हुई हूँ, तुम मुझे उठाने की बजाय बातें सुना रही हो। अल्लाह जी, दर्द हो रहा है मुझे। तकलीफ़ के आसार उसके चेहरे पर नुमायाँ थे। तानिया ने उसे सहारा देते हुए उठाना चाहा। आह! पाँव पर जोर पड़ते ही फिज़ा की दोबारा चीख निकल गई। शायद पाँव में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे तैसे तानिया फिज़ा को कमरे में लेकर आई और ख़ुद भी हाँफ गई। थोड़ी ही देर बाद बिलाल ऑफिस से घर आया। ड्राइंग रूम में फिज़ा को सोफे पर लेटे हुए देखा। क्या हुआ, सब खैरियत है? बिलाल को तशवीश हुई। आपकी बेगम अपने पाँव पर जुल्म ढाकर बैठी हुई हैं, और तो बाकी सब खैरियत है, तानिया ने जवाब दिया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अब बिलाल फ़िज़ा के करीब बैठते हुए फ़िज़ा से पूछ रहा था। स्टूल पर चढ़ी हुई थी, बैलेंस नहीं रहा तो गिर गई, पाँव में मोच आ गई है शायद, बहुत दर्द हो रहा है। फ़िज़ा ने रोती हुई शक्ल बनाकर बिलाल को बताया। क्या ज़रूरत थी बेचारे स्टूल पर चढ़ने की? नाजुक सा स्टूल, कहाँ उसकी इतनी बर्दाश्त कि वो तुम्हारा वज़न बर्दाश्त करे। बिलाल बात को मजाक का रंग देते हुए उसका पाँव देखने लगा। हाथ हटाओ अपना मेरे पाँव से, क्या बोल रहे हो तुम? क्या मुझे कोई पहलवान समझ रखा है तुमने, जो इस तरह बोल रहे हो? फिज़ा ने अच्छा खासा बुरा मानते हुए कहा। दिखाओ तो अपना पाँव ज़रा। सॉरी, अच्छा यार। बिलाल ने पाँव चेक किया तो वाकई हल्की सूजन थी। रात के खाने के बाद जब रूम में जाने का वक्त आया, मेरे ख्याल में भाई फ़िज़ा को यहीं छोड़ दें, ये सीढ़ियाँ कैसे चलेगी? तानिया ने फ़िज़ा के ख्याल से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तुम अब्बू का ख्याल रखो, यही काफ़ी है। अपनी बेगम को मैं खुद उठा के ले जाऊंगा। वैसे भी अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। वो अलग बात थी, इतने दिनों में फ़िज़ा के कमरे में मौजूदगी का वो आदी हो गया था। बेशक वो अभी तक उससे नाराज़ थी, सोफ़े पे सोती थी, मगर बिलाल के लिए यही एहसास काफ़ी था कि वो उसके पास है। ठीक है फिर, तानिया ने हंसी दबाई, जबकि फ़िज़ा ने बिलाल को घूर कर देखा। जैसे ही बिलाल ने फ़िज़ा को सहारा देकर उठाना चाहा, जानबूझकर आंखें बाहर निकाल कर ऐसी शक्ल बनाई जैसे बहुत वज़नी चीज़ उठा ली हो, जिस पर तानिया ज़ोर से हंसने लगी। बिलाल, अगर अब तुमने बदतमीज़ी की तो मैं सचमुच नाराज़ हो जाऊंगी तुमसे, और तुम अपने दांत अंदर रखो। फ़िज़ा ने दोनों बहन भाई को डांटा। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ तुम्हें? बस मुझे तो स्टूल से हमदर्दी हो रही है। बिलाल ने फ़िज़ा को उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। उतारो, अभी के अभी उतारो, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, फ़िज़ा ने बुरा मानते हुए कहा। सोच लो, अभी उतार दूं? जैसे ही बिलाल ने अपनी गिरफ्त हल्की सी ढीली छोड़ी, वैसे ही फ़िज़ा ने मजबूती से बिलाल के गले में हाथ डालकर बिलाल को पकड़ लिया। तुम दुनिया के बदतमीज़ इंसानों में से हो, जिसका सबूत आज तुम मुझे बार बार दे रहे हो। शायद तुम चाह रहे हो कि मेरा दूसरा पाँव भी टूट जाए। बिलाल पर फ़िज़ा को सचमुच गुस्सा आने लगा। बिलाल ने फ़िज़ा को बेड पर आके लिटाया, जबकि बदतमीज़ी तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की तुमसे। वो फ़िज़ा को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, और ख़ुद भी बेड की दूसरी साइड पर आके लेट गया। दिमाग पर चोट तो नहीं लगी हुई? मैं सोफ़े पर लेटती हूँ रोज़ाना। फ़िज़ा ने बेड से उठना चाहा। खाला खालू ने जब इतना बड़ा बेड दिया है जिस पर हम दोनों आसानी से आ सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है सोफ़े पर लेटने की? बिलाल ने पॉकेट से मोबाइल और वॉलेट टेबल पर रखते हुए कहा। तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहे हो बिलाल, फ़िज़ा ने घूरते हुए उससे कहा। तो अपनी बीवी से हो रहा हूँ ना, पड़ोसी की बीवी से तो नहीं। बिलाल ने ज़रा सा हाथ खींचकर फ़िज़ा को बराबर में लेटाया। मुझे यहाँ नहीं लेटना बिलाल, फ़िज़ा ने संजीदगी से कहा। क्यों, भरोसा नहीं है खुद पर? बिलाल मासूमियत से बोला।
क्या फजूल बोल रहे हो तुम, एक नंबर के वाहियात इंसान हो तुम। फिज़ा ने दांत पीसकर कहा। नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके लेट जाओ। और इतना भी वाहियात इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं, इसलिए अब अपनी चूंच बंद करो और चुप करके सो जाओ। बिलाल ने साइड पर रखा हुआ मोबाइल उठाकर, जबकि फ़िज़ा इसको घूर रही थी। शाम से रात हो गई। हूर एक ही पोजीशन में बेड पर लेटी रही। जब थक गई तो खुद ही बेड उठकर बैठ गई। आज उसकी बर्थडे का दिन इतना भयानक भी हो सकता है, उसने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। कल रात 12 बजे वो कितनी खुश थी। जैन के प्यार ने और इजहार ने उसे अर्श पर बिठा दिया था, और आज हूर उठकर ड्रेसर के पास गई और आईने में खुद को देखने लगी। अपने दाएं गाल पर उंगलियां फेरकर उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। जैन की उंगलियों के निशान काफ़ी हल्के हो चुके थे, मगर तकलीफ उसे पहले से बढ़कर हो रही थी। उफ, क्या हो गया मेरे साथ, क्यों चले गई मैं खिज़र भाई के बुलाने पर। वो दोबारा उस घड़ी को कोसने लगी जब उसने खिज़र से मिलने का फ़ैसला किया था। और शाह गुस्से के साथ साथ कितनी नाएतबारी थी उसकी आंखों में मेरे लिए। शाम वाला मंजर याद करके उसे एक बार फिर रोना आने लगा। जैन से वो अच्छी खासी डर गई थी। जो भी हो, गलती मैंने की है, मुझे खुद उसके पास जाना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने मुझे मम्मा से तो मिलवा दिया था, और मैं भी तो बस यही चाहती थी। मुझे खिज़र भाई को फ़ोन पर ही मना कर देना चाहिए था। भले ही वो कुछ भी सोचते, मगर आज मुझे यूं बैठकर रोना तो ना पड़ता। हूर आंसू साफ करते हुए रूम से निकली। शाह कहाँ होगा, मुझे उसे मनाना चाहिए। और वो मान जाएगा, बहुत प्यार करता है मुझसे। मैं माफ़ी मांगूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। या हूर ने गलत वक्त का इंतखाब किया, या फिर वाकई ही आज हूर की बर्थडे का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित होने वाला था। वो दूसरे रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ का दरवाज़ा बंद था। उस रूम में उसका शाह मौजूद था। शाम में जैन ऑफिस के कैफेटेरिया में बिलाल और अरशद के साथ बैठा कॉफ़ी पी रहा था, जब इसे मोबाइल पर अननोन नंबर से मैसेज आया, जिसमें रेस्टोरेंट का एड्रेस था। यहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ मुंतज़िर है। वो अजनबी नंबर देकर इग्नोर कर देता, मगर इसके नीचे हूर का नाम देखकर वो चौंक गया। जैन ने फ़ौरन इस नंबर पर कॉल मिलाई, मगर नंबर बंद था। ये नंबर हूर ने कब लिया, और कैसा सरप्राइज़? वो सोच में पड़ गया। उसने हूर के नंबर पर कॉल मिलाई। बेल्स जा रही थी, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। कुछ सोचते हुए वो गाड़ी की कीज उठाकर बिलाल और अशर को ज़रूरी काम का कहकर बाहर निकल गया। रेस्टोरेंट पहुंचा तो दूर से ही उसे खिज़र दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके माथे पर शिकने उभरी। वो किसी लड़की के साथ बैठा था, जिसकी पुश्त जैन की तरफ थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा जैन नहीं देख सका। जैन ने कदम आगे बढ़ाए तो टेबल पर फूल और केक नजर आए। मजीद कदम बढ़ाकर इन लोगों की तरफ आया। दिल में आया हुआ वहम झटक दिया, मगर वो हूर को देखकर बेयकीनी से उसकी आंखों में ठहर गई, जिसे गुस्से में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो मुस्कुराकर खिज़र के हाथ से शायद केक खाने वाली थी। ये देखकर जैन का दिल चाहा कि पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा दे। उसने पास आकर खिज़र को ज़ोरदार झटका। इससे पहले हूर इसकी तरफ देखती, उसने जब्त खोते हुए हूर का गाल पे चांटा मारा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा करेगा। उसके मना करने के बावजूद वो छुपकर खिज़र से मिलने गई। उस शख्स जिससे जैन को सबसे ज़्यादा खार थी, उसने खिज़र पर भी अपना गुस्सा निकाला, मगर खिज़र से ज़्यादा गुस्सा उसे हूर पर था। गुस्से में ही वो उसे खींचता हुआ कार तक लाया और रैश ड्राइविंग करता हुआ घर तक पहुंचा। उस वक्त ये भी भूल गया था कि उसकी कंडीशन क्या है। उसे याद था तो सिर्फ ये कि वो खिज़र के साथ इसको बताए बगैर रेस्टोरेंट में बैठे हुए मुस्कुरा कर उसके हाथ से केक खा रही थी। ये सोचकर उसके दिमाग की नसें फटने लगीं। जब उसने बेल्ट उठाकर मारने की नीयत से हाथ ऊपर किया तो हूर उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। हूर को रोता हुआ देखकर उसका हाथ तो वहीं थम गया, मगर गुस्सा अभी भी किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो बेल्ट को जोर से दीवार पर मारकर बाकी का गुस्सा दरवाजे पर निकालकर बेडरूम से निकल गया। ये नहीं था कि वो खिज़र को लेकर हूर पर शक कर रहा था। वो जानता था हूर उसको बहुत प्यार करती है। किसी अननोन नंबर से उसको मैसेज आना इस बात का इशारा कर रहा था कि जानबूझकर उसको ये मंजर दिखाया गया है, मगर असल गुस्सा उसको वहाँ हूर की मौजूदगी पर था। हूर ने आगे कदम बढ़ाकर रूम का दरवाज़ा खोला तो बेइख्तियार उसका हाथ अपनी नाक पर गया।
पूरा रूम सिगरेट की स्मेल और धुएं से भरा हुआ था। जैन सामने चेयर पर आंखें बंद किए हुए सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। सामने रुका हुआ एस्ट्रे सिगरेट के छोटे छोटे टुकड़ों से तकरीबन भर चुका था। हूर को दुख होने लगा। शाह, हूर ने हिम्मत करके जैन को पुकारा। क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। हूर के पुकारने पर जैन ने आंखें खोलकर हूर को देखा और गुर्रा कर कहा, शाह मेरी बात सुन लो प्लीज़। हूर ने डरते हुए कदम आगे बढ़ाए और हिम्मत करके दोबारा कहा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ यहाँ से उस वक्त। चीख कर कहते हुए जैन ने पास पड़ा हुआ एस्ट्रे खींच कर ज़मीन पर मारा, जो छोटी छोटी किरचियों में पूरे कमरे में बिखर गया। साथ ही हूर के कदम भी वहीं रुक गए। हूर उसके कहने पर कमरे से गई तो नहीं, मगर बेबसी से वो बस उसको देखे जा रही थी और जैन भी आंखों में गुस्सा लिए हुए उसी को देख रहा था। मैं सॉरी कहने आई हूँ, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हूर ने आगे कदम बढ़ाते हुए जैन के सामने आकर कहा, मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? जैन एकदम कुर्सी से उठता हुआ उसके करीब आकर बोला, शाह प्लीज़, मैं सॉरी कर तो रही हूँ ना तुमसे, इस तरह नहीं करो मेरे साथ। हूर ने रोते हुए जैन के सीने पर सर रखते हुए कहा, तुम्हारी ये मासूम शक्ल और आंसुओं की बरसात मेरे गुस्से को कम नहीं कर रही, मज़ीद बढ़ा रही है। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। जैन ने हूर के दोनों बाजू पकड़कर खुद से अलग करते हुए एक झटके से हूर को खुद से दूर किया। हूर अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकी। उससे पहले जैन बढ़कर उसको दोबारा थामता, वो दूर जा गिरी। हूर। अस्मा की अचानक आंख खुली तो उसे सर्दी में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। उसने उठकर खिड़की के दोनों पलट खोले और सांस लेने लगी। पता नहीं क्यों उसका दिल बैठा जा रहा था। वो पानी पीने की नीयत से किचन में गई। पानी पीकर पलटी तो खिज़र के रूम की लाइट ऑन थी। नॉक करके हैंडल घुमाया तो लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुल गया। अरे चच्ची, आप? खैरियत है? खिज़र ने अस्मा को देखते हुए कहा। हाँ खैरियत है, ऐसे ही घबराहट हो रही तो पानी पीने आई। तुम्हारे रूम की लाइट चलती देखी, क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक? अस्मा ने खिज़र से सवाल किया। बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, खिज़र ने बैठ के क्राउन से टेक लगाते हुए कहा। नींद ना आने की कोई वजह तो होगी ना? अस्मा ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कभी भी हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करें, उसे पाने की मुसलसल कोशिश करें, मगर फिर भी उसकी तलब के बावजूद वो हमें ना मिल सके तो क्या करना चाहिए फिर? खिज़र गैर इरादी तौर पर अस्मा से अपना आप शेयर करने लगा। बेटा, कोई भी चीज़ पसंद आ जाना एक फितरी जज्बा है, और पसंद आई हुई चीज़ इंसान चाहता है उसकी दस्तरस में हो। लेकिन फिर भी वो चीज़ अगर इंसान हासिल ना कर सके बेटा, तो कभी भी ज़िद नहीं लगानी चाहिए। ज़िद लगाना कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखी है, वो तुम्हें मिल जाएगी। नहीं तो सब्र करना चाहिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। अस्मा ने अपनी तरफ से उसको समझाना चाहा। रात हो गई है, लाइट बंद करोगे तो नींद आएगी, अब सो जाओ। अस्मा लाइट बंद करके खिज़र के रूम से चले गई और खिज़र अस्मा की बातों पर गौर करता रहा। खिज़र को हूर शुरू से ही पसंद थी। पसंद कब मोहब्बत में बदली उसे पता नहीं चला। जब फातिमा ने हूर के रिश्ते के लिए कहीं और बात की तो खिज़र ने हूर की ख्वाहिश ज़फ़र मुराद के सामने की। हूर को हासिल करना उसे आसान लगने लगा, मगर जैन की शक्ल में एक तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में आया जो उसे हूर से छीन कर ले गया। मगर उसने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। उसने हूर का पता लगाया। उसने कभी भी हूर के सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था, मगर कहीं ना कहीं उसे गुमान था कि अपनी मोहब्बत से वो हूर को हासिल कर लेगा। आज उसने हूर को पाने की ख्वाहिश में छोटी सी बेईमानी जैन को मैसेज करके की, मगर रेस्टोरेंट में जो तमाशा हुआ उसके बाद उसका दिल मज़ीद ख़राब हो रहा था। शाजिया बैठी हुई थी। अशर उसके पास आकर बैठा। और भाई, क्या सोचा जा रहा है अकेले अकेले? अशर माँ के पास बैठता हुआ बोला। ज़ाहिर बात है अकेले अकेले ही सोचूंगी, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। टाइम ही कहाँ है माँ के लिए? शाजिया ने बेटे को देखते ही शिकवा किया। अब ऐसी बात तो ना करें, आप खुद ही तो कहती हैं कि जिम्मेदारी निभाओ, कब तक भाई कमाकर बेचता रहेगा, ब्ला ब्ला। ओहो, दिल पर ही ले लिया करो अपनी माँ की बातें। वैसे मैं सोच रही थी, तानिया कैसी लगती है तुम्हें? शाजिया का एकदम तानिया का नाम लेने पर अशर को झटका लगा। तानिया? कौन तानिया? अशर ने माँ के सामने अनजान बनने की भरपूर अदाकारी की। अरे वही लड़की जो तुम्हारे दोस्त बिलाल की बहन है, उसका पूछ रही हूँ। उस दिन मुलाकात हुई थी ना फ़िज़ा की शादी में? शाजिया ने अशर को याद दिलाते हुए कहा। ओह अच्छा, वो तानिया अच्छी लड़की है, काफ़ी डिसेंट सी पर्सनैलिटी है और काफ़ी
प्रीति भी। अशर के दिल में लड्डू फूटने लगे और साथ ही वो शुक्र अदा करने लगा कि उसे मम्मी को खुद बताने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे भी उस दिन काफ़ी प्यारी लगी थी वो बच्ची, सुलझी हुई लग रही थी, आजकल की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसके घर रिश्ता लेकर जाया जाए। यशर के साथ काफ़ी प्यारी लगेगी। मेरे फर्माबरदार बेटे के लिए ऐसी ही कोई लड़की होनी चाहिए। शाजिया ने अशर से राय लेने चाहा। क्या यशर भाई के साथ तानिया? दूसरा झटका पहले से ज़्यादा खतरनाक था। क्या क्या हो गया है मम्मी आपको? आप कैसे हैं यशर भाई के लिए तानिया को पसंद कर सकती हैं? अशर बिल्कुल संजीदा होते हुए बोला। लो भाई, अभी तो तुम कह रहे थे कि अच्छी लड़की है, डिसेंट है, प्रीटी है। शाजिया को बेटे की बात पर ताज्जुब हुआ। तो अच्छी लड़की होने का ये मतलब तो नहीं कि यशर भाई के लिए उसका रिश्ता ले लिया जाए? अशर अब भी संजीदा था। हैं, अब यशर का क्या जिक्र, क्या बुराई नज़र आ गई उसमें? इतना सुलझा हुआ बच्चा है मेरा, पूरी दुनिया में ऐसा फर्माबरदार बच्चा नहीं मिलेगा। ज़रा जो उसने आजकल के लड़कों की तरह मुंह फाड़कर अपनी पसंद का इजहार किया हो, माँ के सामने सीधे से बोल दिया जो आपकी पसंद हो वही मेरी पसंद होगी। शाजिया ने बुरा मानते हुए अशर को कहा। मम्मी, यशर भाई सीधे साधे सुलझे हुए फर्माबरदार बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए तानिया का रिश्ता लेकर जाया जाए। अब के अशर ने झटकते हुए शाजिया से कहा। ओहो, तो ये बात है। तो फिर किसका रिश्ता लेकर जाया जाए तानिया के लिए? अब शाजिया को कुछ कुछ समझ आने लगा तो उसने अशर से पूछा। तानिया जैसी डिसेंट और प्रिटी लड़की के लिए आपको अपना ये लाल नज़र नहीं आया? अब क्या? अशर ने मुंह बसूरते हुए शाजिया से कहा। अच्छा मेरे लाल, तो ये बात है। शाजिया ने अशर के कान खींचते हुए कहा। अरे मम्मी, क्या कर रहे हैं? क्या कान तोड़ेंगी मेरा? अशर ने अपना कान से हिलाते हुए कहा। मोबाइल बजने पर फ़ोन उठाया। हाँ बोलो, खैरियत? इस वक्त कॉल की? मोबाइल पर रात के वक्त बिलाल की कॉल आई तो अशर ने पूछा। क्या? कौन से अस्पताल में? तुम पहुंचो, मैं भी आता हूँ। अशर ने कॉल काटते हुए बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। खैरियत? कहाँ चल दिए? क्या हुआ है? कौन है अस्पताल में? शाजिया ने एकदम से अशर से सवाल किया। हूर भाभी को जैन अस्पताल लेकर गया है। अशर गाड़ी में कीज उठाते हुए कहने लगा। अल्लाह रहम करे, बच्ची पर क्या हो गया? अचानक रुको, मैं भी चलती हूँ, शाजिया ने उठते हुए कहा। मम्मी, इतनी रात को आप कैसे जाएंगी? पहले मुझे पता तो चले कि हुआ क्या है, आपको भी ले जाऊंगा। अभी बिलाल ने सरसरी सा बताया है मुझे। जैन अकेला है, वहाँ मैं जाता हूँ उसके पास। अशर बाहर निकलते हुए बोला। हूर उससे पहले जैन उसको थामता। हूर दूर जाकर गिर चुकी थी। हूर उठो, लगी तो नहीं तुम्हें? जैन तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, हूर को थामते हुए कहने लगा। हूर को तकलीफ़ हो रही थी, उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमायाँ थे, मगर तकलीफ़ से उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। वो गर्दन नफ़ी में हिला रही थी। या मेरे अल्लाह, प्लीज़ कुछ नहीं होगा, हूर उठो प्लीज़। अचानक बढ़ने वाली अफ्ताब पर जैन के हाथ पैर फूल गए। उसे खुद इस सूरत हाल से खौफ आने लगा। उसने हूर को उठाया और गाड़ी तक पहुंचा। हूर को गाड़ी में बिठाया और ख़ुद गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन ड्राइव करते हुए उसके हाथों में लर्जिश वाज़िया थी। दिमाग से हर किस्म के बुरे ख़दशात को निकाल कर वो गाड़ी चलाने लगा। हूर ने अब आवाज़ से रोना शुरू हुई तो उसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। करीबी अस्पताल में कार रोक दी। वो दोनों हाथों में सर थामे हुए शिकस्ता हाल कुर्सी पर बैठा हुआ था। दिल उसका बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अल्लाह ना करे कुछ गलत हो, वरना मैं खुद से या फिर हूर से कैसे नज़र मिला सकूँगा। अभी वो सोचों में गुम था कि उसके मोबाइल पर बिलाल की कॉल आने लगी। उसने गायब दिमागी के साथ मोबाइल को देखा और कॉल रिसीव करके कान पर लगाया। और कल के लिए तैयारी कैसी है? आई विश कि कल वाला प्रोजेक्ट हमको ही मिलेगा। बिलाल की आवाज़ मोबाइल से उभरी, मगर जैन ने कोई जवाब ना दिया। हेलो जैन, कहाँ हो? सुन रहे हो ना? जब बिलाल को कोई आवाज़ ना आई तो उसने जैन से पूछा। बिलाल, मैं ऐसा नहीं चाहता था, कसम से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ हूर से, तुम जानते हो ना, अभी से नहीं बहुत पहले से। तो मैंने कैसे उसको? जैन ने बेरब जुमले में बिलाल को समझ नहीं आ रहे थे। जैन के तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ठीक हो ना? कहाँ है हूर भाभी? बिलाल को जैन की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसको कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो वो पूछ बैठा। जैन, मैं कुछ पूछना हो तुमसे? बिलाल जैन के खामोश रहने पर दोबारा बोला। वो बहुत रो रही थी बिलाल, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मैं उसे अस्पताल लेकर आ गया हूँ। ये कहते हुए जैन की आंखों से आंसू निकल आए, जिसे उसने फ़ौरन साफ़ किया।
क्या बोल रहे हो जैन? क्या हुआ हूर भाभी को? हूर भाभी ठीक तो हैं? कौन से अस्पताल की बात कर रहे हो? कहाँ हो तुम? जल्दी से नाम बताओ मुझे। बिलाल ने जल्दी से अपना वॉलेट और कीज़ उठाई, एक नज़र सोती हुई फ़िज़ा पर डाली और वो फिर बाहर निकल गया। उसने बिलाल से बात करके मोबाइल को जेब में रखा। सामने रूम से डॉक्टर बाहर आई। जैन साकित निगाहों में उन्हें देखे जा रहा था। उसने कोई भी बात पूछने की हिम्मत नहीं की। आपकी मिसिस अब बिल्कुल ठीक है, मगर ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आप मिल सकते हैं अपनी वाइफ से, और ये कुछ मेडिसिन है, ये ले लीजिएगा। डॉक्टर जैन की कंडीशन देखते हुए खुद ही उसके पास आकर उनको हुरका बताने लगी और हाथ में पर्चा थमाते हुए चली गई। जैन की आंखें एक दफ़ा फिर भीगने लगीं। वो दोबारा दोनों हाथों से सर थामकर बैठ गया। अंदर से उसे जिस बात का खौफ खाए जा रहा था वो हकीकत में तब्दील हो गया। किस मुंह से मैं हूर के पास जाऊंगा? या अल्लाह, अब क्या करूं? ये क्या हो गया मुझसे? अपने बाबा की डेथ के वक्त वो बहुत रोया था। उसके बाद आजमाइशों का एक दौर शुरू हो गया। उसके बावजूद उसे याद नहीं पड़ा उसने कभी आंखों में आंसू निकले, मगर आज फिर उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। जैन कैसी कैसी हैं भाभी की तबीयत? क्या हुआ है उन्हें? तुम ठीक हो ना? बिलाल भागता हुआ उसके पास आया। जैन सर थामे हुए बैठा था। बिलाल ने जैन के कंधे पर हाथ रखकर सवाल शुरू कर दिए। जैन सर उठाकर देखा, इसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। बहुत गलत हो गया बिलाल मुझसे। अब सब वापस ठीक कैसे होगा? मैं कैसे सामना करूंगा उसका? जैन की बातें बिलाल को समझ नहीं आ रही थी। वो मुसलसल परेशान कर रही थी। तुम जैन प्लीज़ संभालो खुद को और मुझे बताओ तो हुआ क्या है? बिलाल ने परेशान होते हुए जैन से पूछा। वो गायब दिमागी में सब बताता चला गया, जिसे सुनकर बिलाल ने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हरकत की तुमने जैन? तुमने ना सिर्फ हूर भाभी के साथ तुमने बुरा किया, बल्कि अपने साथ कितना बुरा किया तुमने। बेशक तुम्हें गुस्सा होगा, लेकिन तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? बिलाल को उस वक्त सच में जैन पर गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ? सब खैरियत है? अशर ने आते ही उन दोनों की तरफ देखकर सवाल किया। हाँ खैरियत है। बिलाल ने आंख के इशारे से उसे कुछ भी पूछने से बाज रखा। जैन तुम जाओ भाभी से मिल कर आओ, बिलाल ने जैन को देखते हुए कहा। मैं कैसे जा सकता हूँ उसके सामने? कैसे जाऊँ? जैन को समझ नहीं आया वो ये बात बिलाल से कह रहा है या फिर अपने आप से। जैन तुम इस वक्त भाभी के पास जाओ, वो अकेली हैं और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, बिलाल ने जैन को समझाते हुए कहा। जैन हूर के रूम की तरफ बढ़ा। अशर ने बिलाल को सवालिया नज़रों से देखा। बिलाल ने लंबा सांस खींचकर अशर को सारा किस्सा सुना दिया।